दोस्तों नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत और हम लगातार हिमाचल प्रदेश, गुजरात और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर लगातार विश्लेषण और जो बारीकी से जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुनील राउत जी, हमारे साथ मौजूद हैं, प्रधान संपादक हैं, और उनसे ये जानेंगे क्योंकि गुजरात का हम जिक्र कर रहे हैं। गुजरात के अंदर जो रुझान आए और जो कहीं ना कहीं वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आते हैं, जिसको प्रचंड बहुमत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक इतिहास बीजेपी जो है वो रचने जा रही है। इसके पीछे की क्या वजह है, उन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे, क्योंकि न केवल बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, कांग्रेस का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, बल्कि बीजेपी ने खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जिसने हर किसी को चौंका दिया। तमाम एग्जिट पोल आए, वो सारे एग्जिट पोल फेल हो गए सुनील जी, मुझे लगता है, और ये अब जो एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं हर किसी को चौंका रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हेमंत, खबर महत्वपूर्ण ये है कि गुजरात के जो नतीजे आए हैं, वो गुजरात के जो नतीजे सामने हैं अभी, उसने न सिर्फ देश की जनता बल्कि दुनिया के भी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। गुजरात एक ऐसा स्टेट जहां पर एक साल पहले तक यह कहा जा रहा था, जहां 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी का पहाड़ वहां पर खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और उस राज्य में इस तरह के नतीजे आए जो राजनीतिक पंडितों को न सिर्फ चौंकाते हैं बल्कि राजनीति विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक रिसर्च का विषय है कि ऐसे कैसे हो गया। और वाकई में ये चौंकाने वाले नतीजे हैं कि एक साल के पहले तक जिस गुजरात में यह कहना मुश्किल था कि भारतीय जनता पार्टी यहां रिपीट कर लेगी, और विपक्ष की बाँछें खिली हुई थी कि नहीं, गुजरात, तमाम ओपिनियन पोल्स आ रहे थे और उसमें भी यही कहा जा रहा था कि नहीं, गुजरात में जो है वो भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गुजरात ने वो किया एक साल पहले, जहां पर उन्होंने जो किया उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की ऐसी एकमात्र राजनीतिक पार्टी हो गई है जो रिस्की एक्सपेरिमेंट करती है और प्रयोग करती है नए नए। गुजरात में आप देखिए, एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वहां पर उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री को बदला, पहले तो मुख्यमंत्री बदले, लेकिन एक साल पहले न सिर्फ मुख्यमंत्री को बदला बल्कि पूरी की पूरी सरकार बदल डाली, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल डाली, नए चेहरों को मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और बैर मोल लिया। एक तरह से रिस्क था, जिसको आप रिस्क कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव से कांग्रेस पर ये कहती थी कि यहां पर मुख्यमंत्री 3 बार बदल गए हों, हाँ, तो सरकार क्या वो चला पाएं? नहीं, ये तो विपक्ष का हो गया, लेकिन आपकी पार्टी के दल के अंदर किसी नेता को आप मंत्री पद से हटा दें चुनाव के मुहाने पर एकदम, ये कितना बड़ा रिस्क है। अगर कांग्रेस में ये कर दे, कांग्रेस पार्टी अगर ये कर दे तो क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। यही वजह है कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच इतना द्वंद्व चल रहा है, सबके सामने है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी वो रिस्क नहीं ले रही कि चुनाव से पहले कहीं घातक न हो जाए हमारे लिए। लेकिन एक रिस्की एक्सपेरिमेंट अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किया, पूरी की पूरी सरकार बदल डाली एक साल पहले, मंत्री, मुख्यमंत्री, नए उप मुख्यमंत्री बनाए और एक ऐसा मैनेजमेंट किया और राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित किया। तब लोगों ने ये कहा था, तब राजनीतिक पंडितों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो प्रयोग है बड़ा महंगा पड़ने वाला है। लेकिन आज नतीजे देखकर वही राजनीतिक पंडित अपने उस बयान पर विश्लेषण करने के लिए मजबूर हो गए होंगे, यार ये कैसे हो गया कि इतना रिस्की एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया और उसका नतीजा एक सफलता के तौर पर है, और न सिर्फ सफलता बल्कि ट्रिमेंडस सफलता, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। अपना नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड 2002 का तो ध्वस्त हुआ ही हुआ, लेकिन कांग्रेस 1985 में जो 149 सीटें माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में जीती थी, वो भी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। तो ये हो गया, और एक साल के भीतर ओवरऑलिंग कर दी, पूरी सरकार की ओवरऑलिंग की, आपने कैबिनेट की ओवरऑलिंग की, और जो खिसकता हुआ जनाधार था गुजरात में, जो खिसकती हुई सरकार थी अपने हाथ से, वो नरेंद्र मोदी ने अपने पाले में कर ली। और ये एक बड़ा राजनीतिक पंडितों को संदेश दिया कि मोदी और शाह जो समझता है, जो जानता है राजनीति के बारे में, और गुजरात तो हमारे नसों में बहता है, क्योंकि गुजरात भारतीय देश, बाकी देश की राजनीति के बारे में उनकी हम समझ को कम आंक सकते हैं, लेकिन जहां नरेंद्र मोदी पैदा हुए, जहां पर उन्होंने राजनीति का क ख ग सीखा और जहां पर उन्होंने अपनी राजनीति की, वहां के बारे में, और साथ में अमित शाह हो, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है राजनीति का। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर जो वहां पर आ रही थी, जिसको लेकर राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके का सवाल वो ये कह देते हैं कि ये तो झोली में बीजेपी के चली गई जीत, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है उसने जो है वोट काट लिए कांग्रेस के और बीजेपी के वो कन्वर्ट हो गए। कुछ इस तरीके का भी जिक्र है। नहीं, मतलब वो उसमें भी एक सेफ साइड। नहीं, देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है। गुजरात में हम आम आदमी पार्टी को दरकिनार नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात की जो आज के जो नतीजे हैं वो बहुत सफलता देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज
जो नतीजे गुजरात में उनके पक्ष में आए हैं, थोड़े बहुत जो वोट परसेंटेज उन्हें मिला है, तो आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का उसे दर्जा मिल गया, तो वो तो उसने से ही संतुष्ट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों संतुष्ट है, कांग्रेस पार्टी क्यों खुश है, यही समझ से परे है। क्यों? क्योंकि आपको जो आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत खिसका है, मिला है, वो कांग्रेस का वोट प्रतिशत है, और न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वोट के जनाधार में बढ़त हुई है, बढ़ा है वहां भारतीय जनता पार्टी का 4% के आसपास जो है वोट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है इस बार के इसमें। तो ये कहे आप कि आम आदमी पार्टी आई इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिल गई, मैं इससे ताल्लुक निजी तौर पर नहीं रखता हूं। क्यों? क्योंकि हम आंकड़ों पर बात करने वाले लोग हैं, और आंकड़ों में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही वोट काटा है, और कांग्रेस का वोट भी बहुत ज्यादा काटा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सफलता नहीं है, कांग्रेस की असफलता है कि आपने एक पार्टी, उस पार्टी को काटने कैसे दिया वोट, इसका मतलब आप जमीन पर नहीं थे। इसी वजह से वो बी टीम का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, इसलिए उनको सीटें चली। नहीं तो दिल्ली एमसीडी में भी फिर भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए था। अगर यही हम पैमाना माने कि बी टीम है, तो भाई एमसीडी चुनाव में तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना चाहिए था। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल की नेगेटिव कैंपेन का बड़ा असर पड़ा यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के खुद प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र कर लें, उन्होंने भी कई नेगेटिव बयानबाजियां दी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा काउंटर किया। ये सारी चीजें वही हैं, इसी वजह से इस तरीके की स्थिति रही आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए पक्ष में। नहीं, बिल्कुल वहाँ देखिए, गुजरात जो है, गुजरात का वोटर बहुत भावनात्मक वोटर है, और गुजरात में नरेंद्र मोदी जो है गुजरात का चेहरा है। देश दुनिया में जिस तरह से प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि उन्होंने पाई है, तो जहाँ जाते हैं गुजरात के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाते हो, भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तो जाते हैं, लेकिन गुजरात को कभी अपने से वो अलग नहीं करते हैं। तो नरेंद्र मोदी पर कोई अगर निजी अटैक होता है तो ये गुजरात पर अटैक, वो प्रेजेंट ही ऐसे करते हैं कि गुजरात पर अटैक है, मुझे नीच कहा गया, मुझे ये कहा गया, गुजरात के बेटे को ये कहा गया, तो उसका तो असर पड़ा ही है। और मुझे लगता है जो नतीजों में दिख रहा है, परिलक्षित हो रहा है, ये उसके पीछे बड़ी वजह है। लेकिन ये जो नतीजे आए हैं हेमंत, ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय है। कांग्रेस को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि चुनाव कहां हो रहा है, आप घूम कहां रहे हैं, भारत कहां जोड़ रहे हैं आप। आपकी कांग्रेस पार्टी बिखर रही है और आप कांग्रेस भारत जोड़ने पर तुले हुए। भारत जोड़ लेंगे भाई, जोड़ने वाला काम करेंगे, आपका काम है राजनीति करना। आपको अपनी पार्टी तो जोड़िए पहले, आपके पार्टी के नेता भाग रहे हैं इधर उधर, उनको आप जोड़ नहीं पा रहे और भारत जोड़ने पे निकले। ये एक राजनीतिक आलोचक के नाते मैं कह रहा हूं, और इसमें सकारात्मक कांग्रेस के लिए संदेश ये है, हम ऐसा नहीं कि कांग्रेस के विरोधी है, हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस ही आए, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर तो दें। आप टक्कर ही नहीं देते। गुजरात जैसा राज्य और राहुल गांधी का कोई प्रचार नहीं, चुनावी प्रचार नहीं। कांग्रेस और वहां के नेता जो है, आपके जितने नेता थे सब बीजेपी में गए और बीजेपी में जाके जीत गए। आपके अल्पेश ठाकुर ले लीजिए, आपका हार्दिक पटेल ले लीजिए, तमाम कांग्रेस के जो भी नेता छोड़ के जाए बीजेपी में गए और वो जीत गए। तो आपने उनको संभाला भी नहीं, तो ये भी एक बड़ी वजह रही। और हाँ, एक मैनेजमेंट का आपने जिक्र किया, राजस्थान को गुजरात से जोड़ा, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे आपने दिया कि एक तरफ राजस्थान है जहां पर डिप्टी सीएम बार बार नाराज हो जाते हैं, जैसे दामाद होता है ना, वो नाराज हुआ बार बार मनाया जाए। ऐसा ही कई और प्रदेशों में, हरियाणा के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी कुछ इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, पंजाब के अंदर भी हुआ। तो ये मैनेजमेंट कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व का फेल्योर है। मैनेजमेंट ना तो स्टेट लेवल पर आप कर पा रहे हैं, ना सेंट्रल लेवल पे कर पा रहे हैं। और गुजरात में एक मैनेजमेंट ऐसा आपने देखा कि कैडर कहीं नाराज ही नहीं हुआ। अगर मंत्री जा रहा है, सीट हटाई जा रही है, तो कोई बात नहीं, हम तो आपके साथ। नहीं, मैं सिर्फ वहीं तक बात नहीं करूंगा हेमंत, इसमें एक बात और करूंगा कि आपने मंत्री पद से तो हटा दिया, ठीक है, लेकिन जब चुनाव की बारी आई, टिकट बांटने की बारी, टिकट भी काट दिया उसका। एक चौथाई जो सिटिंग एमएलएस थे उनके टिकट काट दिए गए गुजरात में। बिल्कुल। अब आप सोचिए, अगर ये कांग्रेस में हो तो क्या होगा। तो ये नेतृत्व का बड़ा वो होता है, काडर का। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऑडियो बड़ा वायरल हुआ था, एक प्रत्याशी जो है उन्होंने टिकट कट गया तो निर्दलीय चुनाव लड़ने गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उसको फोन किया और कहने लगे कि मैं कुछ सुनूंगा नहीं, ये आपका घर है, आपको ये नहीं करना चाहिए। और उसको कांग्रेस ने बड़ा नेगेटिव कैंपेन किया उस पर कि देखिए एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता को धमका रहे प्रधानमंत्री मोदी, निर्दलीय लड़े और 3000 वोट मिले। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक मैसेज कि आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी सीधे संवाद करते हैं। आपने प्रधानमंत्री है देश के, आप इतने बड़े ओहदे पे, एक विधायक से क्यों बात करूं मैं? वो कह सकते थे कि प्रदेश अध्यक्ष को कह सकते जाओ बात करो उससे, हटाओ उसको। शक्तिशाली एक नेता आया, लेकिन स्वयं उसको फोन करना और स्वयं फोन करके कहना कि आप मैं कुछ सुनूंगा नहीं, आप इसको चुनाव नहीं लड़ेंगे।
और फिर भी आप दुस्साहस करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अगर नरेंद्र मोदी की वो बात मान लेते तो आज कल कुछ और होता। जरूर थोड़ी है आपको कुछ और भी। कार्यकर्ताओं का भरोसा भी नेतृत्व पर है नहीं, ये एक मैसेज है। हाँ नहीं, और गुजरात का ये कार्यकर्ता जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प है नहीं। आम आदमी पार्टी ने बहुत ताकत लगाई, चिट्ठियों पे लिख लिख के दिया कि ये आएंगे। हालांकि ईशीदान गढ़वी जो है वही हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो चिट्ठियों पे जो लिख लिख के दिया आम आदमी पार्टी ने, सब उनके धरातल पे खोखले हो गए। पहले हिमाचल प्रदेश में उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, फिर यहाँ ताकत झोंकी, और इनको उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को कुछ हम करिश्मा करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं कर पाए। 3-4 सीटों पर, 5 सीटों पर आते हुए दिख रहे हैं गुजरात में, 5 सीटें। लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि अभी कल तो एमसीडी के नतीजे आए। एमसीडी के नतीजों से इतने उत्साहित हो गए आम आदमी पार्टी वाले, जैसे पहले हो गया था कि आगे वाले चुनाव में, 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी बरक्स केजरीवाल करने लगे। लेकिन अगर हम एमसीडी के चुनाव का विश्लेषण करें, जो राजनीतिक, चूंकि अभी आज का ये बैक टू बैक इलेक्शन के रिजल्ट आ गए तो उसका विश्लेषण नहीं कर पाए, लेकिन उसका विश्लेषण अगर हम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है। वोट शेयर अगर आप देखें तो जितना विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को वोट मिला है, आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, अगर उसके बरक्स एमसीडी चुनाव में हम देखें तो लोगों की विश्वसनीयता घटी है और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है वोट शेयर के मुकाबले। अगर पिछले चुनाव के मुकाबले हम बात करें तो ये केजरीवाल, बस सीटों का अंतर ज्यादा है, सीटें जीत ली। हालांकि हमने वीके न्यूज पर एक कंटेंट डाला है कि अभी खेल बाकी है और मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सीना चौड़ा करके कह रहे हैं। बोले कॉन्फिडेंटली, मेयर आप भला ही जश्न मना लीजिए, आपने जीत लिए सीटें। जो छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल के 2024 में मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूं, तो शायद अगर गुजरात में कुछ करिश्मा होता तो शायद ये स्थिति होती, क्योंकि विकल्प के तौर पर राजनीतिक पंडित, जैसा आपने भी कहा, लेकिन सारे वो जो पैमाने थे, सारे जो मापदंड लगाए जा रहे थे, वो सब बेकार हो गए। नहीं, बिल्कुल, अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी कुछ करिश्मा कर देती तो वाकई पूरा विपक्ष और केजरीवाल को कह सकता था कि हाँ, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला ये नया नेता पैदा हो गया है और इसको हमें विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर पेश करना चाहिए और नरेंद्र मोदी के बरक्स आप खड़े हो पाते हैं। लेकिन केजरीवाल जहां जहां नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़े होने की कोशिश करते हैं, वहां वहां उनको मुंह की खानी पड़ती है। बनारस याद कर लीजिए, बनारस भी गए थे वो चुनाव लड़ने। तो आपका कद इतना बड़ा नहीं है, जिस व्यक्ति से आप, ठीक है, आप लड़ते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी है कि भाई किसी से कंपैरिजन मत करिए, सीधा जो टॉप पर है उसके साथ अपना कंपैरिजन करिए, तो ताकि आप मीडिया में आए, चर्चा में बने रहे। हाँ, खुद बड़े हो जाएंगे हम। बड़े व्यक्ति के बरक्स जाके खुद खड़े हो जाइए, आपको कोई खड़ा नहीं करता है, लेकिन आप खुद जाके वहां खड़े हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि जनता आपको वहां खड़ा करती है, जनता ने आपको वहां खड़ा करना चाहिए। आप चुनाव जीत रहे, निश्चित तौर पर इसके पीछे की कुछ, बीजेपी में, एमसीडी में अगर बीजेपी हारी है तो उसके कुछ वजह अलग है। उसका ये मतलब नहीं कि आपके विकास के मॉडल पर उन्होंने वोट किया है, उसकी वजह है। उस वजहों को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, उस पर हम विश्लेषण करेंगे, तो उस पर भी विश्लेषण करेंगे कि आपके विकास की जीत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नो डाउट फेल रही है। कूड़े के पहाड़ हो, स्वच्छ भारत की बात तो की, लेकिन कचरे के लेवल पर जो फेल रही है तो है, उसके कारण अलग है, उस पर वो की जाए। लेकिन आप कहें कि केजरीवाल के चेहरे पर वोट पड़े हैं, तो फिर आपको वोट परसेंटेज में जाना पड़ेगा कि केजरीवाल के चेहरे की हार है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से वोट शेयर कम मिला है उनको। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो एक तरफा जीत और प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला, और साफ तौर पर जो जिक्र हमने किया इस पूरे वीडियो में कि करिश्मा बीजेपी पार्टी ने कर दिया, इतिहास रच दिया, अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, और रिकॉर्ड तोड़ ये जीत अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लगातार ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।